अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और हमेशा की तरह एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ यकीनन हम हमेशा ये मानते आए हैं कि सीखने का अमल ता हयात चलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी, लीडरशिप स्टडीज़ में भी ये बताया जाएगा कि एज ह्यूमन बींग्स वी रेजिस्ट चेंज। हम किसी भी तब्दीली का सर तोड़ कर जी जान से मुकाबला करते हैं क्योंकि हमें चीज़ें तब्दील होती भी पसंद नहीं है। बेयकीनी की कैफियत लगती है कभी भी इस मरहले से गुजरते हुए, और इसमें ख़ास तौर पे एक और उनसे शामिल हो जाता है कि जो कुछ आप जानते हैं उसको एक मिनट के लिए चैलेंज करना और उसको फिर पीछे छोड़ देना। आप ज़रा माजी में जाके देखिए, जब लोगों को लगता था कि दुनिया गोल नहीं फ्लैट है, तो जब उनको ये नई इंफॉर्मेशन उन तक आई और ये साइंटिफिकली प्रूवन इंफॉर्मेशन भी थी, तब भी वो उसको रेजिस्ट करते रहे। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पे आज बात करना चाहेंगे आगाही, तालीम और तरबियत के हवाले से। जब भी पाकिस्तान में हम इन इशूज़ को उठाते हैं तो समहाउ हमारा सारा का सारा फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर चला जाता है। हम बात कर रहे होते हैं कि जी मुल्क में ओ लेवल्स, ए लेवल्स का निज़ाम राइज है, मैट्रिक का निज़ाम राइज है, मदरसे का निज़ाम राइज है, लेकिन फिर भी स्कूल जाने वाली उम्र के बहुत बड़ी तादाद के बच्चे इस वक्त किसी भी स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, ये तो आपने वो बात कर ली फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल, यानी वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं जा रहे, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क जिसकी इस वक्त आबादी 20 करोड़ है, इसमें सबसे बड़ा मसला हायर एजुकेशन का भी है, यानी आला तालीम की बात। हो सकता है आपने इंटर, मैट्रिक, कॉलेज ईयर तक फिर भी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद ड्रॉप आउट रेट या फिर करियर की भागदौड़ में आगे बढ़ते हुए लोग आला तालीम को परसू नहीं करते। इसी हवाले से अगर हम देखते हैं तो हायर एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने लिए विजन 2025 रखा, और इस विजन में क्या क्या चीज़ें आपको बताती चलूँ मैं। इस विजन में ये डॉक्यूमेंट चार्ट आउट करता है कि आने वाले सालों में हायर एजुकेशन की जो इनरोलमेंट है पाकिस्तानियों की, उसको 15% से बढ़ाया जाएगा। PhDs, जो कि जाहिर सी बात है आला तालीम के जो असातिज़ा हैं वो उससे भी ज़्यादा क्वालिफाइड होने चाहिए, PhD फैकल्टी को 40% से बढ़ाया जाएगा। और यूनिवर्सिटीज़ में यानी आने वाले दिनों में 2025 तक हमने अपने लिए हदफ रखा है हायर एजुकेशन ने कि तकरीबन 300 और यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में कायम की जाएंगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि उनका एक और हदफ ये भी है कि इस वक्त की तादाद से कई गुना बढ़ाकर एटलीस्ट हायर एजुकेशन की इनरोलमेंट में 70 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी यंगस्टर्स होने चाहिए, यंगस्टर्स, एडल्ट्स, हुएवर यू वुड लाइक टू कॉल, ताकि हमारे यहाँ आला तालीम याफ्ता लोगों के हदफ को बढ़ाया जा सके, उनकी शरह को बढ़ाया जा सके। इसी हवाले से हमने देखा कि हायर एजुकेशन कमीशन ने इन अहदाफ को एक और पार्टनर के साथ मिलकर आगे बढ़ाया, यानी ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के साथ, और फिर मिलकर बनी पाकिस्तान UK एजुकेशन गेटवे। ये क्या है, सबसे पहले आपको ये इंट्रोड्यूस करते हैं। एक रिपोर्ट इसके बारे में हमारे पास तैयार है, आइए पहले उसको देखते हैं। ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द ब्रिटिश काउंसिल, जिसको पाकिस्तान UK एजुकेशन गेटवे का नाम दिया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे पास हेड ऑफ एजुकेशन एट द ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान जनाब निशात रियाज साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। थैंक यू सो मच निशात फॉर जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज़। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा मस्बत कदम है, और हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों इसी हवाले से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन UK यूनिवर्सिटीज़ का पाकिस्तान पहुंचा, और यहाँ के जो काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे आर्ट्स के अगर फैकल्टी मेम्बर्स आए, उन्होंने पाकिस्तान में NAPA में, NCA में मुलाकातें की, कोलैबोरेशंस की बात हुई। तो कुछ ज़रा रोशनी डालिएगा कि क्या डोमेन बनता है पाकिस्तान UK एजुकेशन गेटवे का, ये किस तरह से पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए एक खुशी की नवीद है। थैंक यू वेरी मच सिद्रा। पाकिस्तान UK एजुकेशन गेटवे। जी जी बिल्कुल, आप फरमाइए, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। जी, पाकिस्तान UK एजुकेशन गेटवे एक बहुत स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है सिद्रा, जैसे कि आपने वीडियो में भी दिखाया। जी, ब्रिटिश काउंसिल को पाकिस्तान के बनने के बाद ही हम आए मुल्क में, और तकरीबन ये हमारे 71वां साल है। जी, तो पाकिस्तान की 70 ईयर्स की सेलिब्रेशन और ब्रिटिश काउंसिल की सेलिब्रेशन पिछले साल हमने एक साथ मनाई, और ये है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप। राइट, ये है हमारा कि ब्रिटिश काउंसिल किसी भी और तरीके से किसी और के साथ नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके
हमारी अपनी सारी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन और कल्चर के जो शोबे, मतलब ये है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम ओपन करते हैं यूके यूनिवर्सिटीज़ के हायर एजुकेशन सेक्टर के साथ काम करने के लिए, जिसमें PhDs का आपने जिक्र किया कि PhD फैकल्टी की ट्रेनिंग है, लीडरशिप की, गवर्नेंस की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर वाइस चांसलर्स, रेक्टर्स, डीन्स, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, रजिस्ट्रार्स, सब के लिए गवर्नेंस के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। आपने तलबा का जिक्र किया कि इसको किस हद तक फ्रॉम 1 मिलियन टू 15 मिलियन जो HEC का एक टारगेट है 2025 विजन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसमें हमारा स्टूडेंट इंटरेक्शन है कि जितना पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है उसको क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल, और कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के थ्रू, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो कि यूके के अंदर हैं। हम सब जानते हैं। अगर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ कि यही जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं हायर एजुकेशन कमीशन की, उन्होंने कहा कि 300 से ज़ायद नई यूनिवर्सिटीज़ का क़याम पाकिस्तान में किया जाएगा। अब जबकि हम ये कोलैबोरेशंस देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई यूके यूनिवर्सिटी अपना ऑफ शोर, ऑफ साइट कैंपस पाकिस्तान में शायद बनाने में इंटरेस्टेड हो और उसमें भी हम कोई आगे डेवलपमेंट्स देखें? सिद्रा, दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। जैसे कि आप जानती हैं कि तब्दीली आ रही है सेक्टर के अंदर, ओवरऑल हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसमें एक कैंपस का फिजिकली कहीं पे होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपको पता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, कॉर्सेरा है, मूक्स हैं, यूके का फ्यूचर लर्न है, फिर ट्रांसनेशनल एजुकेशन जिसको कहते हैं, जिसमें यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के कोर्सेज डेवलप करें, न सिर्फ यहाँ पे अपने कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करें बल्कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के ऐसे कोर्सेज बनाएं जो यहाँ की नीड्स, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स, यहाँ के स्टूडेंट्स और मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। ग्लेशियर्स आपको पता है इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइमेट चेंज इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से हमारा सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, स्किल्स का सेक्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है, कल्चर हमारा इम्पॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम साइंस के जितने हमारे स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, मेडिसिन है, उसमें न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ बल्कि रॉयल कॉलेजेस हैं, हमारे रॉयल कॉलेजेस ऑफ लंदन, रॉयल कॉलेजेस ऑफ एडिनबरा एंड स्कॉटलैंड, तो उन सब के साथ भी इसी तरह की पार्टनरशिप। बिल्कुल। निशात, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी। कल मेरी नज़र से गुजरा एंड आई थिंक तमाम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा अफसरदा करने वाला मौका था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 प्रेजेंट किया गया, उसमें 149 कंट्रीज थी और पाकिस्तान की रैंकिंग उसमें 148 आई है। यानी ख़वातीन को हम प्रोफेशनल फील्ड्स में, लीडरशिप पोजीशंस में, मैनेजरियल पोजीशंस में बहुत कम देखते हैं और उनका मानना ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए उस तरह के मौके मौजूद नहीं हैं। क्या आप समझती हैं कि कोई ख़ास प्रमोशन के लिए क्या ख़ास इंकरेजमेंट, इंसेंटिवाइज किया गया है पाकिस्तान यूके एजुकेशन गेटवे के थ्रू ख़वातीन को, यानी जो लड़कियाँ हैं, जो तुलबा हैं, तालिबात हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं? सिद्रा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एंड समथिंग रियली वेरी क्लोज टू माय हार्ट आपने सब्जेक्ट टच किया है। आपको पता है हम तकरीबन 50% हैं हम ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर, और जब हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो उसमें हमारी परसेंटेज कम से कम होती चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि तकरीबन 22 मिलियन हमारा बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है और उसमें से ओवर 43% लड़कियाँ हैं। सेकेंड हाईएस्ट टू नाइजीरिया, रियली अलार्मिंग। कई मुल्कों से ज़्यादा बड़ी तादाद हमारी स्कूल से बाहर है। इसी तरह अगर हम हायर एजुकेशन में आएँ तो पिछले 15 सालों में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जी, और इस स्पीड से हायर एजुकेशन में काम हुआ है जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है। ऑल्दो कि हम वो फिगर्स और वो टारगेट्स अटेन नहीं कर पाए हैं एज अ कंट्री, लेकिन जिस हिसाब से HEC काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है और सारे पार्टनर्स यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, आगे जाएंगे। कमिंग स्पेसिफिकली टू द पाकिस्तान यूके एजुकेशन गेटवे जी, वुमेन लीडरशिप, वुमेन प्रेजेंस इन हायर एजुकेशन सेक्टर इज़ अ बिगर एरिया। इसमें न सिर्फ हम एज अ स्टूडेंट बच्चों की रिक्रूटमेंट बल्कि एज फैकल्टी, एज स्टाफ किस तरह से ख़वातीन को इनकरेज किया जाए, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएँ जिसकी वजह से ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़ में नौकरी करने के लिए भी आना
अच्छा लगे, उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट हो। तो ATC भी इसके ऊपर काम कर रहा है और हमारा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जी विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क, जिसको हम कह रहे हैं कि वुमेन लीडरशिप इन हायर एजुकेशन, जिसमें यंग फैकल्टीज को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो मैंने जिक्र किया था कि वो कैसे डीन्स बन सकती हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बन सकती हैं, कैसे वाइस चांसलर्स बन सकती हैं। यहाँ पे इसके अलावा आप खुद लोगों के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि लोगों को बताते चले कि अपने इलाके, अपने कस्बे, अपनी कम्युनिटी में यू वर द फर्स्ट वुमन टू बी परसुइंग इंजीनियरिंग, और आप जिस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गई वहाँ पे भी आप बताती थी, यू नो इन द डिस्कशंस वी हैव हैड, कि खवातीन का लड़कियों का रेशो बहुत कम होता था। तो निशात, आप क्या कहेंगी कि इसको बढ़ावा देने के लिए, मजीद लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए जी, ये तो आपको पता है सिद्रा, जैसे कि आप मीडिया में आपका रोल है, वी नीड रोल मॉडल्स। सबसे पहले तो हैं वो रोल मॉडल्स। मैं बहुत खुश होती हूँ, आज सुबह भी मैंने देखा ट्विटर के ऊपर एक लेडी मुहर्रर हैं जो कि स्कूटर बाइक के ऊपर पिंडी के इलाके में राइड कर रही हैं। इन इट सेल्फ एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि नॉट ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली साइंस, नॉट ओनली टीचिंग, नॉट ओनली मेडिकल, लेकिन ये कि सिक्योरिटी के उस एरिया के अंदर भी उन सारे नॉर्म्स को ब्रेक करके ख्वातीन आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल की तो कमी है ही नहीं, बिल्कुल ना टैलेंट की। सही। निशात, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, बिकॉज आपका रोज उनसे इंटरेक्शन होता है, व्हाट आर द ट्रेंड्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स? एक ज़माने में लोग कहते थे कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या जो सोशल प्रेशर्स होते थे कि जी आप या डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं। अब गुज़िश्ता 5-6 सालों का डेटा जो आपके पास मौजूद है, उस पर अगर हम नज़र डालें तो आपको पाकिस्तानी तलबा का रुझान किन सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है? सिद्रा बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस ज़माने में मैंने ग्रो किया, उस ज़माने में और उससे पहले ज़माने में दो ट्रेंड थे। एक तो ये था मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, दूसरा सिविल सर्विस के अंदर जाना है, CSP ऑफिसर बनना है। दुनिया खुल रही है, बच्चों को बहुत अवेयरनेस मिल रही है। कभी कभी बच्चे बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दे गेट। तो अभी हमें ऐसे लगता है, जो हम भी स्टडीज़ कराते हैं, हमारा अपना रिसर्च यूनिट है, उससे ऐसे लगता है जी कि आजकल के बच्चे जिसको कहते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में जाते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जी, इसके अलावा साइंस है, और साइंस और आर्ट्स का जो मिक्स है, स्टेम आपने पढ़ा होगा, हम जानते हैं कि इट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। इसके अंदर ए भी लगा दिया है स्टीम का, इसके पीछे एंड में एक एच भी लगा दिया है हेरिटेज का भी। तो हाउ हेरिटेज, culture as well as the softer sides of the humanities add to the value of the economy, not only in education, that is coming up, and so glad that our youngsters are taking it up. Right. और आप क्या कहेंगी, क्योंकि I was a part of that discussion, जो एक आपने one of the leading academicians in art and design उनको आप लेके आए और NCA में हमने एक conversation की। अच्छा, उसमें कुछ तलबा का जो वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका सवाल एक आया कि यूनिवर्सिटीज़ हमें एक्सेप्ट कर लेती हैं, हमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, मगर वीज़ाज़ एंड यू नो गोइंग देयर becomes a problem। उसमें भी अब आप समझते हैं कि ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर इज ऑन बोर्ड, इसको फैसिलिटेट करेगा इस प्रोसेस को? देखिए जी, वीज़ाज़ एक ऐसा इशू है जो कि ऑफ कोर्स ब्रिटिश काउंसिल डायरेक्टली उसको डील नहीं करता, उसमें हमारा हाई कमीशन है, इसमें यूके बॉर्डर एजेंसीज और हैं। हावेवर आपने खुद देखा, आप उस इवेंट का हिस्सा थी, कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जी फुल एंडोर्समेंट दी है इस फ्रेमवर्क को। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मोबिलिटी है। वी आर एक्सपेक्टिंग के अराउंड 10,000 स्टूडेंट पाकिस्तान से यूके जाएगा, या यहीं पे रह के स्प्लिट साइड PhD के थ्रू यूके यूनिवर्सिटीज़ के साथ पढ़ेगा। तो इसमें ऑफ कोर्स वो सारे फ्रेमवर्क्स हैं और इनेबलिंग फैक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे। राइट। निशात, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये जो हमने इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट चलाई उसमें तकरीबन लिखा हुआ है कि 1 बिलियन इसके अंदर आप ब्रिटिश पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। आप क्या समझती हैं कि ये अमाउंट या ये वजीफा किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह कोलैबोरेशंस को शेप अप करेगा? राइट सिद्रा, थैंक यू। असल बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा था, जो कुछ भी हम करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ करते हैं। सही। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एस्पिरेशन और उनकी जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए 1 मिलियन पाउंड हमारे पहले साल की कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, सही, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जी। ये हमारा मुआहदा
3 से 5 साल तक का है और उससे आगे भी चलेगा। जैसे कि हम पिछले 70 सालों से काम कर रहे हैं, तो वी आर नॉट लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू ओनली इन सालों के लिए, और आगे भी गुंजाइश रहेगी। लेकिन ये जो स्पेशली 1 मिलियन पाउंड का है, इसमें जी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ATC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेशली उनके जो 7 एरियाज़ हैं विजन 2025 के अंदर, उनमें इन्वेस्ट किया जाए, जिसमें रिसर्च है, जिसके अंदर PhD फैकल्टी है, जिसके अंदर गवर्नेंस है, जिसके अंदर कम्युनिटी इंगेजमेंट है कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे कम्युनिटी के साथ काम करती हैं और इस तरह से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आके कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशात हमारे साथ आज मौजूद होने के लिए। दिस इज़ डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू परस्यू हायर एजुकेशन। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ये कोई सिर्फ फॉरेन एक इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि हमारा अपना हायर एजुकेशन कमीशन इसमें हिस्सा डाल रहा है। उसने अपने लिए खुद ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं 70 लाख से ज़्यादा लोगों की बाय द ईयर 2025 PhD और हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स में इनरोलमेंट की, 300 नई यूनिवर्सिटीज़ की। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि तालीम हासिल करो, उसके लिए इल्म हासिल करो, उसकी जुस्तजू कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन निशात फॉर बीइंग हियर विद अस। और अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्ट्स एंड हेरिटेज का भी, जिसका आपने इशारा दिया, उसको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी इंसेंटिव्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और अगर आपको मौसीकी से, अपनी हेरिटेज से, हमारी तहजीब से मोहब्बत है, सो डोंट मिस आउट ऑन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और यकीनन अगर बात की जाए दिन के एक बेहतरीन आगाज़ की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामिंग सूदिंग सा आगाज़ होना चाहिए ताकि आप हबर दबर में ना हो, चाहे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। और उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ क्लासिकल म्यूज़िक, बिकॉज़ ये आपको इतना सूट कर देता है, आपके लिए एक बेहतरीन स्टार्ट होता है। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि शाम की चाय के वक्त या फिर रात गए, और ख़ास तौर पर सर्दियों में इस तरह की महफिलें हुआ करती थी जहां ऐसी मौसीकी से लोग महजूज होते थे। लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि सिर्फ माजी के दरीचों में रह गया है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवाते हैं, एक ऐसी ही शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने इसको ज़िंदा रखा हुआ है, ये उनका पैशन है। आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के कराची में द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ सितार। सितार बजाना तो वैसे ही एक डाइंग आर्ट होता जा रहा है, बिकॉज बहुत कम लोग इसकी तरफ राग़िब होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो लोग जो इस साज को रिपेयर कर सके, इसको बना सकें। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगे ज़फ़र अली साहब। सबसे पहले आपको ज़रा इनका इन्वायरमेंट, इनका अपना शौक़, इनके बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट जो हमने बनवाई है, ये तूबा खान ने बनाई है, ये डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। लेट्स टेक अ लुक। सितार बजाने वाला आर्टिस्ट नहीं होता, सितार बनाने वाला भी आर्टिस्ट ही होता है। ये थे तासुरात ज़फ़र अली के, जिस दौर में सितार, मौसीकी, तमाम फ़नून लतीफ़ा को बेहद पजीराई मिली, दौर मुग़लिया। जैसे बहादुर शाह ज़फ़र सल्तनत मुग़लिया का आखिरी चिराग थे, इसी तरह सितार साजी के फ़न की डूबती सल्तनत का वाहिद चिराग कम अज़ कम कराची में ज़फ़र अली साहब हैं, जिनकी 54 साल हयात में से 40 बरस उन्होंने इस सितार साजी के फ़न को तमाम समाजी कलंकों के साथ न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे जिला बख्शने की अपने तई पूरी कोशिश की। इनको बड़ी मुश्किल से कायल किया कि यहाँ आप एक जगह हम आपको देते हैं, यहाँ अपना सेटअप बनाएं और यहीं आया करें, यहीं काम किया करें, यहीं अपना काम भी क्या करें। समाज का फ़नून लतीफ़ा, फ़न और फ़नकारों से हर दौर में ही बैर रहा है, और शायद इसी की घुटन ने सितार साजी के फ़न को भी आगे ज़फ़र साहब के बच्चों तक भी न पहुँचने दिया।
जी जनाब, सितार साजी का ये फ़न और ये चमकता सितारा आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अली साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी दावत कबूल की, वक्त निकाला हमारे लिए। मुझे ये बताइए कि जिस तरह यहाँ पे आपकी रिपोर्ट में भी इशारा दिया गया, 40 साल आप इस फ़न से, इस सितार साजी के हुनर से वाकिफ़ हैं, तो क्या वजह है कि पहले तो नंबर 1 आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? जी देखें, यहाँ सितार बजाने वाले तो बहुत होते हैं जी, लेकिन बनाने और सीखने वाले कोई नहीं थे। तो ये काम मेरे वालिद साहब किया करते थे और फर्नीचर का काम करते थे, तो मैंने उनसे, अपने वालिद साहब से ये काम सीखा था। अच्छा, और आपके बच्चे इसमें इंटरेस्टेड नहीं हुए या आपके और शागिर्द कारीगर हैं? कोई ऐसा नहीं कि जो इसमें शौक़ रख सके। इसकी क्या वजह है? इसका मसला ये है कि इसको पूरा सितार बनाने के लिए बहुत मेहनत की और ज़रा इत्मीनान से काम करने की ज़रूरत होती है। मैंने चाहा लोगों को सिखाऊं, लेकिन कोई ऐसा आता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की चीज़, ये जो सितार है, हर चीज़ का अलग अलग पार्ट्स होता है। और दूसरे क्या कहते हैं, इसको बनाने के लिए लकड़ी भी खुद ही लेके आता हूँ और खुद ही बना के तैयार करना। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा अपने फ़न के बारे में बताइए। इसके लिए कौन सी ख़ास लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? अब यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा है, ये एक डांड होती है। ओके। इसको बर्मा टीक की लकड़ी से बनती है, और ये ऊपर का हिस्सा जो है ये तबली कहलाता है। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक का ये पीस अलग होता है, इसको गुलू कहते हैं। सही। ये तोंबा कहलाता है। यहाँ पे हम लकड़ी का बनाते हैं। तो तोंबा, गुलू, तबली और ये इसके बाद जो तान है, ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको असेंबल करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये जो इसकी तारें इस्तेमाल होती हैं, जो सुर असल में छेड़ती हैं, ये कैसे बनती हैं? ये तारें स्टील की होती हैं, कॉपर की होती है। सही। ये बाहर से आते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि गुज़िश्ता 40 बरस में, जब से आप इस फ़न से मुंसलिक रहे हैं, आपने कितने सितार बनाए होंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैंने कोई 30-35 के करीब सितार ऐसे बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ फ्रॉम स्क्रैच आपने बनाए? अच्छा। बिल्कुल। और रिपेयरिंग तो यहाँ बस जो 10-12 लोग सितार बजाने वाले मौजूद हैं, तो वही लोग आते रहते हैं, उनकी वजह से चल रहा है ये। अच्छा, जो मेस्ट्रोज हैं, जो यकीनन अभी जैसे हमने देखा कि तहजीब फेस्टिवल भी हुआ, इंडिया से भी लोग आए, अगर आप इंडिया के सितार साजी देखते हैं, जो उसका मेक होता है, कभी आपने कंपेयर किया कि हमारा और उनका क्या फ़र्क है, या उससे कभी आपने कुछ सीखा हो बारीकी में? देखिए, वहाँ पे हर कारीगर अलग अलग है। ये डांड बनाने वाला अलग है। सही। हर चीज़ इंस्ट्रूमेंट अलग बनाते हैं। ये जो ब्रिज है, जिसको ब्रिज कहते हैं, ये हड्डी की बनती है। वहाँ पे ये सब बनाने वाले अलग हैं। ये छोटी छोटी हड्डी की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें वहाँ बनाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, और आसानी से मिल भी जाती है। आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे हर चीज़ खुद बनाना पड़ती है मुझे। और ज़फ़र साहब, लागत कितनी आती है एक सितार बनाने में? देखिए, लागत ज़्यादा नहीं, 10-15 हज़ार रुपये आती है बस। लेकिन मेहनत का काम। और कितना अरसा लगता है आपको ये फ्रॉम स्क्रैच पूरा एक बनाने में? अगर महीने में एक सितार आराम से बना सकते हैं। सही। और अब क्योंकि ज़फ़र साहब का, जिस तरह आपने पैकेज में भी कहा, ये बाकायदा 2-3 घंटे दिन के देते हैं नापा में, और वहाँ पर जाहिर सी बात है, अब नए स्टूडेंट्स हैं जो इस फ़न को सीखना भी चाहते हैं। आपने जो नए लोग इस जानिब राग़िब हो रहे हैं ज़फ़र साहब, उनकी सितार से वही मोहब्बत है जैसे पहले हुआ करती थी? सितार के लोग बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि सितार एक बादशाह साज कहलाता है म्यूज़िक में, तो इसको लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सिखाने वाले इदारे ऐसे नहीं हैं कि जो इसको सिखा सकें। सही। तो ये बहुत स्टूडेंट चाहते हैं कि हम सीखें। कुछ लड़के मेरे पास, कुछ बच्चे आते हैं जो मैं इनको ज़रा बहुत हाथ चलाना सिखा देता हूँ सितार पे। अच्छा, आपने इतना इस फ़न के लिए, इसको जो सितार साजी में तो इतना अबूर हासिल किया, कभी आपको बजाने का खुद क्यों नहीं शौक़ हुआ? जैसे देखें, बजाने वालों को मज़ा आता है सितार बजाने में, इसी तरह मुझे बनाने के अंदर बड़ा मज़ा आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई सितार बहुत प्यार से बनाया हो, फिर उसको आपको किसी को देने को दिल ना किया कि मैं बस इसको अपने पास रख लूँ? नहीं, ऐसा कोई सितार, देखें, ऐसा होता है कि बजना अच्छा है, बोले अच्छा, तो जो सितार बोलता है अच्छा तो लोगों को पसंद आता है। तो हमें तो शौकीन बजाने का नहीं है, तो हम बस चेक करते हैं सितार के कैसा बोला। सही। तो फिर वो दे देते हैं। अच्छा, आपका कोई ख्वाब, जिस तरह आपने कहा कि आपके बच्चों ने या इस तरह कोई आपकी शागिर्दी में नहीं आया, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये फ़न लोगों तक मुंतकिल ना हो और पाकिस्तान में, कराची में हम किसी और को ना ढूंढ पाएँ, तो आप क्या चाहते हैं? आप शागिर्द चाहते हैं, हुकूमत की तरफ से चाहते हैं कि कोई आपको सपोर्ट दी जाए इस हवाले से? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ये फ़न दे दें किसी को, क्योंकि यहाँ करने वाले नहीं है। इसको सीख लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे भी चलता रहे। सही।
और नापा में अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तरफ कितने राग़िब है? आपको लगता है कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितार सीखने के लिए? नापा में स्टूडेंट आते हैं और नापा में मैं एक इंस्ट्रूमेंट सिखाता हूँ, ये छोटा सा सितार साथ लाया हूँ। अच्छा, ये भी आपने बनाया? जी जी, ये इसके बारे में भी बताइए। ये वहाँ के स्टूडेंट बनाते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स ने खुद बनाया और इसमें से भी बहुत ही अच्छा म्यूजिक बन सकता है, जरा दिखाइएगा। ये देखिए, ये नारियल का, अच्छा, ये नारियल का एक हिस्सा है, इसको हमने काट के एक तारा जो होता है सही वो बनाया है। वहाँ नापा में स्टूडेंट बनाते हैं, उनसे बनवाते हैं, और ये बचता भी है। यानी आप उनको जब ट्रेन करते हैं तो आप उनको पहले कहते हैं तुम एक तारा बना, नारियल लेके आओ, उसको काट के उनको नारियल खिलाता हूँ पहले, फिर वो नारियल खाने के बाद फिर इसका एक तारा बना देता हूँ। सही। और आपको भी आने वाले सिंगर्स, अब वैसे अब तो बड़ा फ्यूजन म्यूजिक का भी दौर है, लोग कहीं कहीं इस साज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आमेजिश हम देखते हैं। आपको ये फ्यूजन म्यूजिक पसंद है ज़फ़र साहब? म्यूजिक क्या कहते हैं, जब मैं बनाता हूँ तो पसंद ही होता, इसलिए कि उस सारे इंस्ट्रूमेंट में बना लेता हूँ, हर तार के साथ गिटार भी बना लेता हूँ, बैंजो भी, सारंगी भी, हर तार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मैं बना लेता हूँ। और जिसको कहते हैं ना कि वो पक्का कान, कि आप उसको सिर्फ एक इंडिविजुअली सुने और आपको समझ आ जाए। आप समझते हैं कि उस तरह मौसीकी को समझने वाले लोग हैं हमारे यहाँ? बहुत हैं हमारे यहाँ तो, सितार सुनने वाले, गाने वाले, बजाने वाले। अब जैसे सितार, जब किसी का प्रोग्राम होता है सितार बजाने वालों का, वो मेरे पास आते हैं, पहले इसकी तार सेटिंग करवाते हैं, फिर वो प्रोग्राम में बजाने जाते हैं। सही। और इसकी कितनी है ना, जैसे कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ से आपको इज्जत, शोहरत, आपका रोज़गार हो, उसको बड़ा मोहब्बत से, बड़े अकीदत से रखना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े मैस्ट्रोज हैं, वो क्या, उनसे आपने क्या सीखा कि वो अपने सितार को किस तरह ट्रीट करते हैं, उसकी कैसे खिदमत करते हैं? सितार को देखें, जब साफ़ सुथरा एकदम रखनी चाहिए, बिल्कुल जब बजाने आप निकलें तो सितार एकदम साफ़ होनी चाहिए, उसकी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, जब स्टेज पे बैठने तो लोगों को पसंद आए सितार। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद होने का। ये आपका हुनर जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की, हम चाहेंगे कि और भी लोग इसमें आएँ, आपके शागिर्द आएँ। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि आपको सलाम पेश करें कि आपने इतना एक खूबसूरत फ़न ज़िंदा रखा हुआ है। कराची में अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको रीच आउट करते हैं, और हम चाहेंगे कि ये आर्ट, ये हमारी तहज़ीब, ये का जो हमारा विरसा है वो हमेशा ज़िंदा रहे। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। वी हैव मोर स्टोरीज लाइंड अप फॉर यू। जनाब, ये थी हमारी टॉप 2 स्टोरीज, जिसमें यकीनन कल भी आपने यही देखा कि इसके बारे में बड़ी यही इशू ज़ेरे बहस था कि ये कैसे केसेस हैं जिसपे पहले ही लोगों को यकीन हो जाता है कि गिरफ्तारी भी हो जाएगी और ये इल्ज़ाम प्रूफ भी हो जाएगा, और अब फिर हिकमत अमली की तैयारी भी हम देख रहे हैं। ज़रदारी साहब के बयानात मेरे ख्याल में फोरफ्रंट पे रहे जब उन्होंने कहा कि ये हुकूमत हम चलते हुए नहीं देख रहे, लेकिन हम अक्सर पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी दलीलों को मानते हैं। और आज हम ये भी देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पोल्ट्री के थ्रू, चिकन एंड एग के थ्रू मुल्क में गुर्बत को कम करने के लिए पॉवर्टी एलिविएशन का जो दावा किया था, उस प्रोग्राम को सराहा गया है वाया द इकोनॉमिस्ट एंड वेरियस सर्कल्स अब्रॉड। वॉशिंगटन पोस्ट में इसके हवाले से आर्टिकल भी आया। लेकिन अब बढ़ते हैं कुछ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ। यानी एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि गुर्बत को मिटाया जाए, मजीद नौकरियां क्रिएट की जाएं और लोगों के लिए रोजगार मुहैया किया जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि कराची में जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली, उसके बाद यहाँ का बहुत जो एक स्ट्रॉन्ग तबका है मिडिल क्लास ट्रेडर्स का, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का, वो काफ़ी नाला है। अभी तक उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं है। कल आपने देखा कि इस हवाले से भी जो सूबाई हुकूमत है और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आपस में उनमें तनाव की सी कैफियत है। आज हमें सुबह ज्वाइन कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, द मेयर ऑफ कराची। उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है उसमें आपके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने अपने डोमेन के हवाले से भी बात की, अब आप मामला किस तरह आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं बड़े क्लियर इंक्रोचमेंट रिमूवल के। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई मैटर नहीं करती इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आगे। मैं एज अ पार्टी भी और एज अ इंडिविजुअल जो भी अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं उसको अहमियत नहीं देता। मेरी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है फ़ोन पे और उन्होंने बहुत सराहा है एंटी इंक्रोचमेंट जो कैंपेन चली है,
उन्होंने बहुत तारीफें की हैं केएमसी की भी और मेरी भी कि आप कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट करा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उसके अलावा जो भी पीटीआई का अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो मेरे नजदीक वो अहमियत नहीं रखता। ये तो आप पीपल्स पार्टी पीटीआई की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है, आपकी अपनी एमक्यूएम की जमात के कई लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आपकी तवज्जो और आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी पानी के मसले के हवाले से। हम देख सकते हैं कि ये वजारत फैसल वाउडस आपके पास है, क्या उसमें पेशरफ देखते हैं? बिकॉज कई इलाके कराची के बेसिक पीने के पानी से भी महरूम नज़र आते हैं, कई हफ्ते वहाँ पानी नहीं जाता। इसमें क्या पेशरफ आप देख रहे हैं? ये इशू सिंध गवर्नमेंट से पर्टेन करता है, वाटर बोर्ड उनके पास है जी। ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। K4 पे काम चल रहा है, बहुत स्लो काम है, तेजी से काम होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट से जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो जल्द से जल्द फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि फंड्स दे। और ये मैटर फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट का मैटर है और सिंधी गवर्नमेंट इसको देख रही है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पानी का मसला रिजॉल्व हो। अच्छा, आपने अपने कई बयानात में अपनी डोमेन का हवाला देते हुए कहा, हम जानते हैं कि कराची इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिटी टू एडमिनिस्टर, बिकॉज इसमें आपने जिस तरह खुद कहा कि विफाक के अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं, सूबाई हुकूमत के अंदर कुछ चीज़ आती हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। आपने वजाहत की कि सर्कुलर रेलवेज़ के इंक्रोचमेंट्स को हटाना आपका डोमेन नहीं है, कचरा साफ करवाना आपका डोमेन नहीं है। तो बहैसियत मेयर आप समझते हैं कि इन मामलात में क्लैरिटी आ रही है, कोई एक मेज़ पे बैठ के कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि बहरहाल इन मसाइल का हल तलाश किया जा सके? इंक्रोचमेंट रिमूवल हो रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उनके ऑर्डर्स पे, चाहे वो सर्कुलर रेलवे के हवाले से हो जो कि ट्रैक्स पे से रिमूव की जा रही है, चाहे वो कराची की इंक्रोचमेंट हो। हम वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं। ये एक अच्छा काम होने जा रहा है। अगर कोई इस पे एतराज रखता है तो वो कोर्ट में जाए। सही, कोर्ट खुले हैं। एक अच्छा काम होने जा रहा है शहर के लिए। माजी में जो गलतियां हुई थी उनको अंडू किया जा रहा है और एक बेहतर माहौल दिया जा रहा है कराची के लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ पूरा कराची खुश है इस पे और इसको तेजी से कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, फिर आपसे वही सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात की किसी आम बैठ के कोई एक मस्बत रास्ता निकालने की बात की जा रही? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि PMLN के, ये अब मैं लार्जर सियासी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, PMLN के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवाबित में दोबारा तेज़ी आई है। जिस तरह के लोग ये अस्यूम कर रहे हैं कि घेरा तंग होता जा रहा है साबिक सदर जरदाई साहब के खिलाफ, और बिलावल साहब की सदारत में अब एक ऐसा इजलास भी बैठा था जो हिकमत अमली तैयार कर रहा था, वो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मैं बहुत मसरूफ़ हुआ हूँ इस वक्त बल्दियाती कामों के हवाले से। राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी इस इशू पे। अगर कोई कांटेक्ट करता है पार्टी को तो हमारी राब्ता कमेटी बैठ के ये डिसाइड करेगी कि क्या लाएअमल बनाया जाए आगे, क्या पॉलिसी बनाई जाए आगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमारे साथ मौजूद होने का इस सुबह। और अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज ये सियासी मामलात या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात चलते रहेंगे, यकीनन बेहतरी की मजीद गुंजाइश मौजूद है। और सबसे बढ़कर ये कि तमाम सियासी कुव्वतों को एक जगह बैठ के ज़्यादा वसीतर मफाद में सोचने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं ज़रा मिलो पाकिस्तान में। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं रमीज़ इब्राहिम से। पहले उनके हवाले से एक रिपोर्ट, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। एक और एजाज पाकिस्तान के नाम। ये है कौम के हीरो, कौमी बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम, जिन्होंने थाईलैंड में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। रमीज ने अप टू 184 cm कैटेगरी में हिस्सा लिया और WBPF के तहत होने वाले मुकाबलों में चौथे नंबर पर आए। बहुत बहुत मुबारक रमीज़, आपको हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इतने हफ्तों की, महीनों की जो मेहनत होती है, जब उसका समर मिलता है और आप जीते, आपको एक्नॉलेज किया गया, तो वो क्या लम्हात थे, क्या जज्बात थे उस वक्त आपके? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती। देखें, एक इंटरनेशनल प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 8 से 12 लाख रुपए खर्चा होता है। वहाँ का जाना आना, रहना, खाना पीना, जैसे $800 अकोमोडेशन और आपकी जो है वहाँ पे रहने खाने की फ़ीस होती है,
1 वीक की, फिर उसके बाद फिर टिकट्स होते हैं, वीज़ा होता है, फिर इसी तरह जो है प्रिपरेशन होती है, उसमें डाइट होती है, आपके कुछ नीडी सप्लीमेंट्स होते हैं जो बॉडी की नीड होते हैं, बहुत ज़रूरत होती है, कोई सपोर्ट नहीं है। इन 12 सालों में मुझे याद है मैंने कोई 24 अचीवमेंट ले चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 इंटरनेशनल हैं और बाकी 21 जो है वो डोमेस्टिक कराची, सिंध और पाकिस्तान लेवल पे हैं। मेरा जिम, मेरा घर और मेरे कोचेस का जिम मेरी ट्रॉफीज से और मेरी अचीवमेंट से, मेरे मेडल से भरा हुआ है। कुछ ट्रॉफीज मेरी टूट भी चुकी हैं, मगर बस सारी जिंदगी मुझे ट्रॉफीज ही मिली हैं, सर्टिफिकेट्स ही मिले हैं। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए की सपोर्ट नहीं हुई है, 1 रुपए की भी सपोर्ट। मैंने अपना तमाम गुड्स, तमाम चीज़ें सेल कर दी है, मैंने अपनी तमाम चीज़ें सेल करने के बाद ये इवेंट खेला है। पिछले साल मेरे पास नहीं थे, मैं नहीं जा सका, लेकिन मेरी हुब्बुल वतनी इतनी है, इतना जज्बा है मुझे पाकिस्तान का झंडा लहराने का कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा और अपनी तमाम चीज़ें सेल कर दी जो अच्छी अच्छी थी। रमीज, इसी का अल्लाह ताला ने आपको अजर और फल दिया है। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि माशाल्लाह आप जीते हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म से यकीनन इस अचीवमेंट को प्रमोट करना चाहेंगे। ये सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान भी है। आई एम श्योर कि हुकूमत और हुकूमती इदारे भी इस चीज़ का नोटिस लें। आपका जो शिकवा है, आपका जो गिला है वो बजाए, लेकिन फिर थोड़ी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चलते। 12 साल आपने मेहनत की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें होता है, आपने जाहिर सी बात है बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी अपने वक्त के हवाले से भी, तो आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है? और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि अब आप ये रिप्रेजेंट करने तो पाकिस्तान गए हुए थे, पाकिस्तान वापसी कब है अब आपकी? इंशाल्लाह मैं 26 को पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। एक्चुअली 3 दिन का मेरा एग्जीबिशन था यहाँ पे स्पोर्ट्स का, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा टिकट डिले किया था और दूसरा हमने एक पैकेज का टिकट लिया था प्रमोशन का, क्योंकि ये सीज़न होता है थाईलैंड के अंदर क्रिसमस और न्यू ईयर का, तो इससे टिकट बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने 2 महीने पहले पैकेज का टिकट बुक कराया था, तो उसकी डेट चेंज नहीं हो सकती। 26 का हमें मिली थी डेट, तो उनकी मर्जी की डेट का रिटर्न टिकट कराना पड़ता है। तो सस्ते टिकट ये, वैसे मुझे थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ रहा है, डिले हो गई मेरा आना, तो मैं 26 को आ रहा हूँ इंशाल्लाह। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा दिलो जान से मेहनत की थी। कोशिश मेरी यही थी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आऊँ, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया, मगर मैं 4th पे आया पूरी दुनिया में, 4थे नंबर में मैं आ गया। तो मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है, दुआ है कि आप सब भाई जो हैं मेरी अप्रिसिएशन करें। 26 को रात 11 बजे हम लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं। सिर्फ हमारे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस लवर्स नहीं, मेरे फैंस या मेरे फ्रेंड्स नहीं, मेरे फैमिली वाले नहीं, ये पूरे कराची में, मैं कराची में आ रहा हूँ तो पूरे कराची वालों की जीत है, पूरे पाकिस्तान वालों की जीत है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यकीनन इसको उसी तरह एक्नॉलेज भी करना चाहिए। रमीज, आपसे आखिरी सवाल करूंगी। आपने जिस तरह कहा कि ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान की जीत है, लेकिन ये बताइएगा कि फैमिली इसमें किस हद तक सपोर्टिव रही? और यकीनन आप जब 26 को आएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी और फ़ख्र वही महसूस कर रहे होंगे, उनके बारे में बताइए, उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती रही आपको? ये बहुत मुश्किल और बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है और इसमें इतनी मेहनत होती है, इतना हार्डवर्क होता है। कहा जाता है कि ये लोहे के चने हैं, इसे चबाना आसान नहीं होता। बेसिकली होता ही है कि इसमें डेली बेसिस पे हमारे 6 आवर्स का कम से कम वर्कआउट होता है। फिर आपने बॉडी को टैन करना है, फिर आपने जो है डाइट, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है डाइट से सेक्रीफाइस करना। चाहे आपके सामने लोग कुछ भी खा रहे हो, लेकिन आपने वही खाना है जो आपकी मील्स है। फिर आपने डेली मील्स को अपने टाइम टू टाइम लेना है, टाइम ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसमें इतना सेक्रीफाइस है, हर तरह का सेक्रीफाइस आपने करना है। टेस्ट से सेक्रीफाइस करना है, आपने अपनी मेहनत से सेक्रीफाइस करना है, आपने अपनी जॉब भी करनी है, आपने पैसे भी कमाने हैं और फिर साथ साथ ये मेहनत भी करनी है। और उस मेहनत को करने के लिए आपने जो पैसा कमा के इस पर खर्च भी करना है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने खुद उठानी है। तो इससे ज़्यादा मेहनत हो ही नहीं सकती और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे मुश्किल गेम है, तमाम गेमों की बैकबोन कहलाता है। फैमिली की सपोर्ट के बगैर ये सफ़र अधूरा था, इम्पॉसिबल था। मेरी वाइफ बेचारी सुबह में वो अपने बच्चों को तैयार भी करती थी और स्कूल भी भेज रही है, घर का खाना अलग से बना मेरी काम भी कर रही है और मेरी 7 मील्स इन अ डे टाइम टू टाइम रेडी करके रखती थी। और इस चीज़ का ख्याल रखती थी, कभी नमक नहीं डालना, कभी मिर्च नहीं डालनी, कभी ये नहीं डालना, कभी स्टीम करना है, कभी बॉयल करना है। फिर उस पर मुझे जाहिर है मैं एंग्री भी होता था,
गुस्सा भी आता है आपको, तो फिर वो भी बर्दाश्त करना और सारी चीज़ों को फेस करना। फिर माँ बाप की दुआ, मेरे बहन भाइयों की दुआ, सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत यहाँ तक लाने में उनका हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ यहाँ मौजूद होने का। आई रियली लाइक इस तरह स्वीटली आप अपने वाइफ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और यकीनन मेरे ख्याल में किसी भी एथलीट, किसी भी अचीवर के पीछे वो पूरा इकोसिस्टम होता है। आपने जैसे खुद इशारा किया 7 मील्स अ डे, अपनी ज़ाती जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियाँ, उसके अलावा ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जीवन साथी, आपकी लाइफ पार्टनर ने आपके साथ की, तो आई थिंक उतना ही जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उतना ही क्रेडिट आपकी जीत का उनको भी जाता है। वंस अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टुडे और यकीनन आप उसको बहुत इंजॉय भी करेंगे। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए पैक्ड है। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके और मेरे सबके दिल के करीब है और हमेशा हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे घर में एक VVIP होता है जो शदीद मसरूफ़ होता है, जिसको आप ऐसी बातें बोलते हैं, भाई एक तुम बिज़ी हो, एक सदर पाकिस्तान बिज़ी हैं, या एक तुम बिज़ी हो, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिज़ी हैं। तो ऐसे शख्स को आपका क्या मशवरा होगा जहाँ हम देख रहे हैं कि अनहेल्दी लेवल तक आपका वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हुआ है, यानी काम की इतनी मसरूफियत, इतना स्ट्रेस और प्रेशर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे। चलें वो छोड़िए, आपकी अपनी हॉबीज़ एंड पैशन, लोग कहते हैं ना जी स्टूडेंट लाइफ में मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था या मेरा एक बड़ा म्यूज़िक कलेक्शन हुआ करता था। अब तमाम तर सहूलतें, टूल्स, इंटरनेट होने के बावजूद ज़माना हुआ कि जी कभी बैठ के मौसीकी सुनी हो या एक अच्छी किताब पढ़ी हो। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का ख़राब होना है, ये हमारे माशरे की रविश है या हमने अपने ऊपर कुछ चीज़ें मुसल्लत कर ली हैं? आज इस बारे में बात करेंगे क्योंकि माशरे में भी बड़ी तब्दीली आई है। पहले तसव्वुर किया जाता था कि मर्द हज़रात बाहर जाते हैं, काम करते हैं, चले उनको तो स्ट्रेस हो गए। खातून से एक्सपेक्टेड था कि वो घर में काम कर रही है तो शायद इतना काम नहीं कर रही है। अब दोनों सिचुएशंस बदल गई हैं, घर की मसरूफियत भी बढ़ गई है और अक्सर ख़वातीन अपना करियर्स भी परसू कर रही हैं। तो फिर इस फैमिली लाइफ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को किस तरह साथ लेकर चला जाए, आज का हमारा यही मौजू है। और मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, तमाम ही दोस्त हैं और बड़ी हमारी फ्रैंक गुफ्तगू होती है, तो मुझे यकीन है कि आज हम इसको एंजॉय बहुत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलकरीम हसन और ऑफ कोर्स उज़मा अलकरीम, एक स्टार पावर कपल है जी हमारे यहाँ का, हम जानते ही इनको। अलकरीम ऑफ कोर्स इज़ एन HR कंसल्टेंट और उज़मा की वाबस्तगी रही ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्ट मीडिया से भी। आजकल भी शी कंट्रीब्यूट्स टू द लार्जेस्ट नेटवर्क, वहाँ के HR, जेंडर बैलेंस और दूसरे इश्यूज़ पे डील करती हैं और अब तो माशाल्लाह कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शंस भी आर्ट्स काउंसिल के। हमारी पूरी सपोर्ट और नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। वोट डालना है आप? वो अरे भाई ये इसका प्रॉमिस अभी हम बाद में करेंगे, ये अहद वफा की बातें हैं। अच्छा जी, आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर वजाहत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट एडवाइस यू कैन गेट। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे जब हम इनसे बात करते हैं तो ही कैन गिव यू वेरी प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स। और दूसरा ये कि एक शख्सियत का ये एक एक्सप्रेशन भी होता है। अगर आप इतना धुन में लग गए हैं काम करने की, वो कौन सी पर्सनालिटी टाइप होती है। अक्सर लड़कियां ये जानना चाहती है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद मैंने सिर्फ इंतजार ही करते रह जाना है, तो पहले से बता दो मोहतात कहाँ पे हुआ जाए। चलिए जी, गुफ्तगू का आगाज़ अगर आप दोनों मैरिड कपल से कर लें, माशाल्लाह पावर कपल हैं, वर्क लाइफ बैलेंस में आप लोगों की क्या सिचुएशन है? क्योंकि दोनों ही काम के धत्ती हैं और काम भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि कोई 9 to 5 की तो बात ही नहीं है, वो 5 to 5 और 9 to 9 चल रहा है मामला। तो कैसे डील करते हैं? उस्मा, लेडीज फर्स्ट। अब पता नहीं हो जाता है, मुझे लगता है हो जाता है। हाँ। और हमेशा से अलके में एक बात कहते थे जो पहले मुझे समझ में नहीं आती थी, वो जिससे कहते हैं ना कि आपका पैसा होता है, आप जितना देते हैं उतनी बरकत होती है। हाँ जी। तो जितना वक्त आप देते हैं आई थिंक कॉज में, अच्छे कॉज में, आपके वक्त में भी उतनी बरकत हो जाती है। खैर मेरे वक्त में इतनी बरकत फिर भी नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिस में भी और अतराफ के जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनके वक्त में बहुत बरकत है, सब कुछ कर लेते हैं फिर भी आराम से बैठे होते हैं। लेकिन आप समझते हैं अलकरीम कि ये लेट नाइट सेटिंग्स करना या जिन लोगों का जेन्युइन मसला है कि वो काम से स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे होते, फिजिकली घर वापस भी आ जाए तब भी ईमेल्स देख रहे हैं, बार बार टिंग टिंग टिंग, ऑफिस के ग्रुप्स में व्हाट्सएप चल रहे हैं, कैसे स्विच ऑफ करे बंदा? आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ सिस्टम्स का है। ओके।
क्योंकि इतने अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं ऑफिस की तरफ से, बॉसेस की तरफ से, जिसकी वजह से वो सारा बर्डन जो है वो घर के अंदर भी आता है। ठीक है बिल्कुल ना? सही। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन का, कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही हाई स्ट्रेस और हाई डिमांड की होती हैं, तो उसमें घर वालों को बताना बहुत ज़रूरी है कि देखें मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं कोप अप करने के लिए ये करूँगा, आपसे मेरी जो एक्सपेक्टेशन ये कि आप उसको इस तरह से लीजिए। लेकिन बल्कि इसको ऐसे भी कहा, मुझे किसी ने बताया था कि लंदन हीथ्रो में एयर ट्रैफिक इतनी इंटेंस होती है कि हर 5 मिनट, हर 2 मिनट के बाद एक जहाज़ लैंड कर रहा है, कि उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हर 20 मिनट के बाद एक गैप दिया जाता है ताकि वो दोबारा से एक एनर्जाइज हो गए, क्योंकि ज़रा सी गलती बहुत सारा नुकसान कर सकती है, कीमती जानों का नुकसान कर सकती है। डॉक्टर वजाहत, अभी दूसरों की बात नहीं करते, सिर्फ अपनी बात करते हैं। हमारे यहाँ जो ड्राइवर हजरात ड्राइविंग कर रहे हैं लॉरीज़ में, लॉजिस्टिक्स में, स्लीप डिप्राइव्ड हैं, 5-5 सेकंड के लिए आंख लग सकती है। काम पे भी लोगों का यही हाल है कि अपने आप को ओवर स्ट्रेच किए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है अपने आप को रेस्ट कर देने का और फिजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एनर्जाइज होने का, वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है नहीं। अच्छा। हम बहुत जज्बाती कौम है, हमें लगता है जितनी शुगर डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। सही। बाज़ औक़ात कम शुगर में भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एक डॉक्टर, अब मैं 6 या 4 पेशेंट्स देख के चाय पी लेता हूँ, चाहे पेशेंट्स बैठे रहे, वो मुझे कभी कुछ कह भी देते, डॉक्टर साहब अंदर खाली है, मैं अपने असिस्टेंट को तो मैं चाय ला के तो चाय पी लेता हूँ, उसके बाद मुझे उस पेशेंट को देखने में मजा आता है। रेस्ट का जो एलिमेंट है ना, जो एक परसेप्शन है हमारे माशरे में, वो है ही नहीं। अरे आप वाकई ये देखें कि इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं। आप काम इसलिए करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, ना आप दिन भर में मिनिमल अपना पानी पी पाएं, ना खाना खा सकें, तो इतनी मेहनत का फायदा क्या है? मेरे ख्याल से पता है क्या, हमने कुछ चीजें अपने ऊपर सवार भी की नहीं। अच्छा। बेवजह सवार की नहीं है, लाइक वो एक सिस्टम चल रहा है, हम उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। सही। लेट सिटिंग्स ऑफिस में जरूरी नहीं है कि आप बैठे भाई 8 घंटे में अपना काम हो सकता है तो कर ले, मैं 4 घंटे में अपना काम कर लेती हूँ, तो हमें तो ज्यादा थे आप निकल सकते हैं। ठीक है, बहुत से दायरों में इस चीज की इजाजत ही नहीं होती, तो अब आप बैठे हैं तो बैठे हैं, चाहे देर तक बैठे हैं। दायरों में इजाजत छोड़ें, बॉस का स्केड्यूल, आप आते हैं 9 बजे, बॉस आता है 11 बजे, लेकिन फिर जब तक बॉस नहीं उठेगा हम नहीं उठ सकते। ये क्या मसला? अच्छा, एक ये भी क्योंकि हमने सिस्टम ही वो बना लिया है ना। अच्छा, हम लोग कल यही डिस्कस कर रहे थे, क्राइटेरिया आपका यही है कि जितनी देर तक बैठा है वो ज्यादा काम कर रहा है। हाँ, मतलब जो दिखता है वही बहुत अच्छा बच्चा है, उसने सारे काम किए। क्योंकि आपकी इवैल्यूएशन भी तो उसी बेस पे हो रही है ना। अगर 2 लोगों ने इक्वल परफॉर्मेंस दे दी है और एक इंसान लेट बैठ रहा है और एक जल्दी जा रहा है, तो वो तो होता ही नहीं है ऑफिस में, पता नहीं काम कैसे हो जाते। तो पूरी दुनिया इंटरनेट पे, एजिलिटी पे काम कर रही है, जहां आप टेक्नोलॉजी देते हैं उनको कहें 3 बार आए ना आए, गूगल जैसे बड़ी बड़ी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेट के काम करना चाहें, हम अभी तक वो पिछली सदी की चीजें क्यों लेके चल रहे हैं अलकरीम? वो इसलिए कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिविजुअल के साथ, वो कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सही। जो इंडिविजुअल जिस पोजीशन पे हायर हुआ, उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको इतना एडहॉक काम दिया जाता है कि सिर्फ वो बॉस को ही पता है कि उसको क्या काम दिया गया। इवैल्यूएशन के टाइम पे वो एडहॉक आइटम सारे गायब हो जाते हैं। जो जेडी लिखी हुई है, मजेदार बात याद करा दी। जब हम नए MBA करके निकले थे ना, हमें बॉस या कोई काम देता था तो हम बड़े नखरे से कहते थे ये हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन आज बेचारा कोई यंगस्टर ये कह नहीं पाता, इतनी है ना, हाँ, कि मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा और नंबर बना लेगा। लेकिन मेरे साथ तो प्लस पॉइंट ये रहा ना कि वो जो आप अपनी हॉबीज की बात करते थे कि ये मेरा शौक था, जब आपका शौक आपका काम बन जाए तो फिर तो वैसे भी आपको बर्डन नहीं लगता। तो एक तो एक बहुत प्लस पॉइंट था। यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बीइंग अ फीमेल, क्योंकि आपको घर देखना है, बहुत सारी और चीजें भी करनी है। तो जैसे मुझे लिखने का बहुत शौक था, मेरी किताब कब से मुझे लिखनी है जो कि मैं नहीं लिख पाती, टाइम ही नहीं होता। वो डियर डायरी बन गई है। बस डियर डायरी रात के वक्त बैठ के चीजें लिख ली जाए। वो भी नहीं हो पाता, वो भी नहीं हो पाता। तो ये कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और वो फिर आपको हॉन्ट भी करती हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। अक्सर घरों में डॉक्टर वजाहत झगड़े इस बात पे होते हैं कि बीवी जितना चाहे अंडरस्टैंड। अभी हम थोड़ी देर पहले ना रमीज से बात करते हैं, इज अ बॉडी बिल्डर, वॉन अ चैंपियनशिप। कहते हैं जी मेरी बीवी को सलूट है कि वो मेरे बच्चों की तैयारी भी कराए, उनको भी स्कूल भेजा, और मेरा डाइट प्लान दिन में मैंने 7 टाइम मील खाना है वो भी तैयार करे। तो यानी उस बेचारे का क्या कसूर है? उसका भी तो लाइफ बैलेंस आपने बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर वजाहत,
अक्सर लड़ाइयाँ घर में इसी बात पे हो रही होती हैं कि 5 बजे के नहीं तो चले 8 बजे हस्बैंड साहब घर आ भी गए, उसके बाद लोग कहते हैं कि ना ये फुली अटेंटिव हैं, जाहिर सी बात है मेंटली एग्जॉस्टेड है एक बंदा, और वो पूरे दिन की वो दाल मासी के किस्से, सास से लड़ाई, वो सुनना ही नहीं चाहता। तो क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में? देखिए बड़ा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है इन चीजों का, आप ओवरऑल बात नहीं कर सकते, आप जनरलाइज करेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला जब तक आप सीधा चीजों को नहीं देखें। आपकी वाइफ आपके साथ टाइम जरूर मांगती है, ठीक है ना, और अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो उसकी जो कैथारसिस है वो कहीं और भी जा सकता है, उसको नेगेटिव वाइब्स भी मिल सकते हैं। आजकल सहेलियां भी बड़ी खराब हो जाती है बाजू का, छोड़ो और बच्चों की पिटाई तो लाजमी है, बच्चों की पिटाई तो स्टार्ट है, तुम तो चुप ही हो जाओ बेचारे, वो तो बच्चे का गुस्सा बच्चे पे उतरेगा 2 थप्पड़ रख के। जब आप शादी करते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं, तो आप उसके साथ अपने आप को अपग्रेड भी करना आपको चाहिए। आप एक लड़के छड़े छाट नहीं होते कि आप 9 बजे तक आ रहे हैं, ये आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि आप बीवी के साथ टाइम कैसे गुजारें। एक बड़ी सेइंग है, मैं जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस में तो मैं एक वर्ड वहां लिखवा के आता हूँ, लुक बिजी डू नथिंग। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो इतने बिजी होंगे, जैसा लगता है कि सब कुछ दुनिया का पहाड़ उन्हीं के नातवा कंधों पे है, ऑर्गेनाइजेशन ठप हो जाएगी अगर उन्होंने काम नहीं किया। खास काम नहीं करना होता, उन्होंने शोर ज्यादा बचाना होता है। और सोने पे सुहागा ये कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो इन लोगों को ही पसंद नहीं करने लगते हैं। यानी वो लोग जो एक ऑफिस की फुप्पो होते हैं बेसिकली और दूसरे के काम में भी रोड़े अटकाते हैं, लेकिन पसंद भी वही किया। अब ये हमारे जो हेड है उनको भी तो सीखने की जरूरत है। एक शख्स, मैं आपको आपके इस प्रोग्राम के तबस्सुम से गारंटीज देके बताऊं, आप प्राइमरी काम पूरे कर लेंगे ना, जो आपके गोल सेट है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। सही। अगर आप अपने काम को टाइम पे करके घर भी चले जाएंगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता। शुरू में रेपुटेशन डेवलप करनी पड़ती है। अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही असर्टिव हो जाए, तीसरे दिन बॉस आपको बुलाए और आप बोले नो दिस इज 5 o'clock। सर मेरा 5 बजे असल में डेंटल अपॉइंटमेंट है, मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकता। अब इतना भी रिजिड होने की कोई जरूरत नहीं है। सही। बीच में ग्रे एरिया होता है हमेशा। आप एक बार 2-3 महीने में रेपुटेशन डेवलप कर लेते हैं, पर्सनल आपको जानने लगता है बॉस, तो फिर आप कह सकते हैं कि डॉक्टर रिजिड छोड़ें। ये तो ईयर एंड है इस वक्त, तो बैंकिंग सेक्टर में या जहां जहां फाइनेंशियल क्लोजिंग्स हो रही हैं, दिन रात का अंदाजा नहीं है, लोगों को कुछ नहीं पता। ऐसी सिचुएशन में अलकरीम जो फैमिली की तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है वो मौजूद होती है, या खवातीन ट्रैवल एजेंट होती हैं गिल्ड ट्रिप का, कि ऐसी गिल्ड ट्रिप पे भेजूंगी ना आज वापस, मुझे साथ में बिठा के ये बात पूछो भी तो बेचारे कैसे बताएंगे। आज यही तो मजा चल रहा है, हमने दोनों कोई किसी को। देखिए पता है क्या होता है, लोग कहते हैं कि आपके तज्जियाकार के आपके एक्सपर्ट्स आके अच्छी बातें कर जाते हैं। अब वो जो भी अच्छी बात करने लगेंगे आप रियलिटी चेक दे सकती हैं, बोलते रहे हो घर में तो कुछ नहीं। इससे पहले जो बात की थी ना कि होता है उसके 2 सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले थे। एक तो मैंने मुझे काम पे लगा दिया, आई स्टार्टेड आफ्टर 3 years ऑफ माय मैरिज, ठीक है। उससे पहले आई वाज अ हाउसवाइफ। मुझे लगता है मैंने बड़ी इन्होंने इतने घर आके देखा मैं ड्रामा देख रही हूँ कल से काम पे, ये ड्रामे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरा सॉल्यूशन उन्होंने खुद ही निकाला, मतलब व्हिच इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज कि जब आप घर पहुंचे ऑफिस से तो जाहिर सी बात है इतना सारा स्ट्रेस आपके ऊपर है, अब वो स्ट्रेस आप घर पे लेके ना जाएं डायरेक्टली। तो मैं ये करता था कि 5 मिनट जो है वो घर में नीचे या कहीं पार्क पे मैं स्ट्रॉल कर लेता था। सही। या बेंच पे कहीं बैठ गया रिलैक्स, और फिर उसके बाद मैं घर में एंटर होता हूँ। सही। तो उससे ये होता है कि जो भी मेरा स्ट्रेस है उससे मैं रिलीव हो जाता हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ता है अपने आप को उससे। और वाकई अगर ख़वातीन इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आई एम श्योर कि आप पूरा दिन इंतज़ार करती हैं कोई लड़ाई, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस के अब आएंगे तो मैं डिस्कस ये करूँगी, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी होता है। लेकिन उसमें कभी आपको इन पर गुस्सा आता है? चले आपको तो ही आता है, आप ही को आता है। बीवी, आप बीवी से सवाल कर रही है कि बीवी की जॉब डिस्क्रिप्शन में है गुस्सा करना। ये हम टॉपिक से हट नहीं नहीं, वैसे जब नाराजगी होती है या आपको लगे कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, दोनों की मसरूफियात हैं, तो क्या फिर करते हैं? स्पेशली टाइम निकालते हैं, एक वीकेंड ऑफ कर देते हैं सेल फोन्स के, भाई अब किसी से बात नहीं करनी, ये फैमिली टाइम है। हाउ डू यू मैनेज प्रैक्टिकली? यही कर लेते हैं मैनेज। हाँ, क्योंकि बिजी तो मैं ही ज्यादा होती हूँ। अच्छा, तो आपको कभी नहीं लगता, इन्हें आमतौर पे पाकिस्तान में रिवायती मर्द इस बात पे बड़ा कंप्लेन करते हैं, हाँ तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ही सब कुछ है, व्हाट अबाउट मी? कभी आपने ऐसा कोई डायलॉग नहीं इस्तेमाल किया? काम जब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा हो, चाहे हस्बैंड कर रहा हो या वाइफ कर रही, तो काम तो काम है। सही। उसका नेचर हमें पहले से ही मालूम था जब काम शुरू किया गया। हाँ जी। तो फिर बाद में कंप्लेन क्यों?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी ये भी बात करना चाहेंगे कि मर्द हजरात को हमारे माशरे में ये बहुत बड़ी लग्जरी है कि वो उनके काम के जो डिसीजंस होते हैं उसमें काफ़ी हद तक उनकी खुद मुख्तारी होती है। अगर हम इसकी सिंपल सी मिसाल दें कि आप करियर में बहुत अच्छा करें और आपकी कंपनी डिसाइड करे कि आपको कोई रीजनल हेड ऑफिस में या कहीं मूव करना है, तो अगर आपको वो सही लगेगा आपके करियर के लिए, आप वो मूव कर सकते हैं। ख़वातीन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये समझा जाता है कि बड़ा मुश्किल है एक्सपेक्ट करना कि हस्बैंड और बच्चे और सब आपके साथ अप्रूट होकर एक दूसरे शहर या दूसरे मुल्क चले जाएंगे। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चल रही है। डॉक्टर वजाहत से हम पूछ रहे थे कि भाई आजकल ज़्यादातर कपल्स की रिलेशनशिप्स में लड़ाई क्या होती है। एक वक्त में हम समझते थे कि टाइम नहीं दे रहा या घर में पैसे की तंगी है, इसकी वजह से लड़ाई होती थी। डॉक्टर वजाहत, आज भी यही ट्रेंड्स हैं या कोई और वजूहात हैं? ये नंबर 2 नंबर 3 पे चले गए। अच्छा। क्योंकि फाइनेंस का तो मसला हमेशा से रहा है। वो तो हमारा मुल्क जो है वो जरा गरीब ही है और अच्छी खवातीन उसको एडजस्ट कर जाती है अभी भी। और दूसरी बात टाइम का, तो आप याद करें हमारा जो अब्बा अम्मा का दादा का जमाना था, उनकी भी 8-8 घंटे की शिफ्ट्स होती थी। ये जो अभी आ रहा है ना, ये आ रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुल के बात करूंगा। या तो फिर आपस के रिलेशनशिप में जो लॉयल्टी ऑनेस्टी है उसका एलिमेंट बहुत कम हो गया है। पहले लोग लड़ते थे और लड़ाई के बाद इधर उधर मुंह करके बैठ जाते थे और वो जब एड्रेनलिन रश कम होता था और दिमाग नॉर्मल होता था तो हम सोचते थे कि यार मैंने गलती तो की है। या वो बीच में जो बच्चा होता था वो मैसेंजर में अब्बू कह रहे हैं तो अब्बू को ये कह दो, अम्मी कह रही हैं अम्मी को ये कह दो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आपस में बातचीत बंद है, वो बेचारा बच्चा कबूतर बना हुआ है बीच में। रियलाइजेशन का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के लिए कि मैंने क्या किया, सही, और उसको सोच के फिर आप वापस आ जाते हैं। अभी क्या हो गया, जैसे आप लड़के बैठते, आप अगर आप खातून है तो आपने तो स्टेटस मारना है डिप्रेस्ड, आपको वो सोचने का मौका ही नहीं मिलना है। इतने मैसेजेस भाई बंधु इतने सारे आ जाएंगे, क्या हुआ। और अगर लड़के मैसेज मार दे तो अच्छा, लड़का अगर लिख दे कि मैं जैसे लड़का को बोल दे कि आई एम फीलिंग सो लोनली, तो बोल के बाहर में जा, मैं क्या करना है या उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये तो एक जोक है, लेकिन हकीकत ये है कि हम फौरन दूसरी लाइफ में चले जाते हैं, ना कि रियलाइज करें, ना कि अपनी गलतियों को मानें। आपके पास ऑप्शंस है। कहने का मकसद ये हुआ कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की टाइम के हवाले से कि टाइम मुझे नहीं मिल रहा या मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करे, लड़ाई होती है, तो रादर देन रियलाइजिंग कि मैं क्या करेक्टिव मेजर कर सकता हूँ, हाउ डू आई इन्वेस्ट इन माई मैरिज, हम ये करते हैं कि जी थोड़ा सा इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें कि ठीक है तुम नहीं बात करें कोई और बात करे। उसमें इससे मेरे जहन में सवाल आ रहा है, कभी आप लोगों की ऐसी सिचुएशन, बिकॉज द हस्बैंड एंड वाइफ आर बोथ है, और वैसे भी जनरली भी बात करें कि हस्बैंड कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, मीटिंग है, फिर आपने उठा के फोन देखा व्हाट्सएप पे लास्ट सीन 2 मिनट पहले का आ रहा है, फिर आप गई फेसबुक पे एक स्टेटस लगा हुआ है, आपने कहा मुझे तो कहा था तुम बड़े बिजी हो काम पे, यहाँ ये क्या हो रहा है, कभी इस बात पे फटा हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से मैं खुद इतना बिजी होती हूँ कि मैं कहाँ जाके चेक करती हूँ। अच्छी बात नहीं, पता है क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वाइफ्स भी ऑक्यूपाइड हो ना तो वो अंडरस्टैंड करती हैं इस बात को कि अगर मैं मीटिंग में हूँ या मैं किसी से बात कर रही हूँ या मतलब हमारे साथ भी तो ये होता है ना कि मैं इनको फोन पे बोल दूं कि जी अभी बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई करना है या मुझे मैसेंजर पे किसी को रिप्लाई करना है, तो ये भी तो चेक कर सकते हैं ना फिर। नहीं तो आप तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग बीवी हैं, आपने कभी किया? मैं वर्किंग हूँ इसलिए मुझे अंदाजा है। आइडेंटिफिकेशन भी कोई चीज होती है। मैं आपको बताऊं नफ्सियात के हवाले से, अगर मर्द इस तरह अपनी वाइफ को या अपने लव फ्रेंड को देखेगा, वो डायरेक्ट शक नहीं करेगा। मैं कोई वो नहीं कर रहा किसी का, आई एम नॉट बाइस्ड, ये जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि लेकिन औरत जब देखती है तो उसके दिल में पहली चीज, अच्छा ये तो अभी बिजी थे और ये ऑनलाइन है, लेकिन मर्द ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बायस नहीं है, लेकिन बहुत ही बायस बात है। लड़के भी दूरबीन लगा के बैठे होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड मंगेतर या वाइफ की फेसबुक के ऊपर कि वहाँ हो क्या रहा है। किताबों में लिखी गई है, उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दो मर्दों ने लिखी है, दो खवातीन के सामने आप ये बात नहीं कह सकते। देखिए
बात सारी ये है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आपको पता है कि जेन्युइन इश्यूज है तो ये सारी चीजें हजम हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात जनरली नहीं होती। अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे आए तो लड़ाइयाँ बड़ी बातों पे थोड़ी होती है, लड़ाई तो बहुत ही छोटी बात पे होती है। वो इतनी छोटी बात होती है कि आप किसी को अगले दिन बता भी नहीं सकते कि हमारा जो कल इतना बड़ा मसला हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि तुम रात को 11 बजे ऑनलाइन क्यों थे और तुमने कहा कि मैं थोड़ा सा टाइम आउट लेना चाहता हूँ। तो या फॉर अच्छा कभी ऐसा होता है, आई आप लोगों से स्पेसिफिकली नहीं बात करें, लेकिन मर्द हज़रात एक तो उनके 10 मिनट और ख़वातीन का तैयार होने वाले 10 मिनट एक होते हैं। जब आपको कोई अगर वापस आ रहा है हस्बैंड और वो कहे कि जी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, इट इज़ द सेम एज के खातून अगर कहे मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, हम भी 10 मिनट में तैयार नहीं होते। लेकिन कभी ये जो भी बात हो रही थी, आप समझते हैं कि फेसबुक सोशल मीडिया की वजह से भी तनाव ज़्यादा बढ़ा है, बल्कि वर्क लाइफ में भी। अच्छा ये सिर्फ वाइफ्स घर वाले नहीं करते, बॉस भी कर रहा होता है। अब तो सारे ही फेसबुक पे कि जी तुम्हें एक काम कहा था, तुम फेसबुक पे अपडेट्स कर रहे थे, तुम्हें तो फोकस करना चाहिए था काम के ऊपर। बहुत सारे ऑफिसेज ने फेसबुक सोशल मीडिया को बैन किया हुआ है। आप सैलॉन्स में चली जाएं, वहां पे बेचारी जो वर्कर्स होती हैं लड़कियां, उनको कहा जाता है एंट्री के वक्त अपना मोबाइल फोन जमा कराओ और वापसी पे लो, बिकॉज पीपल रियलाइज कि वर्क लाइफ बैलेंस तो खराब ही है, जरा सा भी तफरी का मौका कोई देना नहीं है वर्कर को। ये अच्छा ट्रेंड है। देखें आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे भी ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब आप घर पे आते हैं, अब आपका सारा ऑफिस का काम आपके स्मार्टफोन पे है। सही। तो ईमेल की फौरन नोटिफिकेशन आ गई, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट। आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही, 1 बज गया 1:30 बज गया, तो आपने फ़ोन उठाया तो आपके 2-3 घंटे और चले गए। सही। राइट। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वो जो चेन ऑफ कमांड है, और दूसरा हम अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना, वन शुड बी एबल टू से नो। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझ पे बैन लगाया है, मेरा फोन ही अपनी साइड पे चार्जिंग पे लगाता है, क्योंकि मैं जब भी रात में उठती हूँ तो मैं फोन उठा के शुरू हो जाती हूँ, कहते हैं नींद खराब होगी तो फोन अपने पास मैंने रख लिया है। मैं उसको कहता हूँ, मैंने कहा भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, एक तुम बिजी हो, एक प्राइम मिनिस्टर बिजी। रात में मुझे कहने लगी मैं चार्जिंग वहाँ लगा, मैंने कहा नहीं मेरा फोन यहाँ रहेगा। आप भी कोई ड्राइव शुरू कर, बोले मैंने 1 बिलियन मैसेजेस करने, ट्रीज नहीं लगाने, बिलियन मैसेजेस करने। एक बात है, देखो जब आप पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको 10-8 मिनट लगते हैं उस बुक के अंदर अपने आप को इंडल्ज करने में। सही। आपके केमिकल्स एंड हार्मोन्स जो है वो एक तरीके से तरतीब देते हैं और फिर वो आपकी कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो है ना आपकी जाने में टाइम लगता है। सही। मोबाइल का जो प्रॉब्लम है या जिन चीजों का, वो आपकी कॉन्सेंट्रेट को जो कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो रही है उसको तोड़ते बहुत, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आपकी आदत ही खत्म हो जाती है किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करने की। आपको पता है अक्सर एक जमाने में गोल्ड फिश को कहा जाता था कि सिर्फ इसका 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। लेटेस्ट स्टडीज ये कहती हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ के हम इतनी तेजी इंफॉर्मेशन के थ्रू सिफ्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स की अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड का रह गया। यानी 8 सेकंड में किसी चीज ने अगर आपकी तवज्जो अपनी तरफ ले ली तो दैट्स इट, अदरवाइज इट्स गॉन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, लोगों ने कहा कि अपने टास्क को, ये टिप मैं आपको दे रही हूँ कि 20-20 मिनट में इसको डिवाइड करना शुरू करें। यानी अगर आपने कोई ईमेल कंपोज करना है, कोई प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है, कोई फाइल आपके सामने आई है, 20 मिनट्स अनइंटरप्टेड उसको अपना फोकस दें। जिस तरह डॉक्टर वजाहत कह रहे थे कि 1-1, 2-2 मिनट बाद अगर आपने 5 विंडोज खोली हुई हैं, साथ में आप फेसबुक भी देख रहे हैं, इंस्टा भी देख रहे हैं, वो मैंने इंस्टा पे तस्वीर डाली, कितनी लाइक्स आई, ये देख रहे हैं, तो फिर आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। आप रच के देख ले बाद में when you done your work you can see that। yes। कोई no one is stopping you। the thing is कि मोबाइल क्यों मना है। अब आप जिम जाते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में मैंने काफी काम किया, वहां पे तो मोबाइल अलाउ ही नहीं था। आपने लॉकर में रखना होता है और अगर आपका मोबाइल जेब में तो आप पे पेनल्टी है। सही। चाहे आप वहाँ चिप्स बेच रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो। आप पाकिस्तान के अच्छे जिम से जाते हैं, आपका ट्रेनर आपसे मोबाइल छीन लेता है। सही। वो कहता है इधर देना, इधर देना, जरा वो बहाने से चलना शुरू हो जाओ। वो एक ऐसा केमिकल और हार्मोनल एक खूबसूरती है जो हम पकड़ ही नहीं पा रहे, जो डिसिप्लिन अपने अंदर लाना बड़ा मुश्किल है ना। आपने क्योंकि यू वर आल्सो लुकिंग एट द प्रैक्टिसेस, आपको ये सही लगता है कि बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं अब वो सोशल मीडिया को बैन करते हैं, यानी कहते हैं कि वक्त के दौरान, काम के वक्त के दौरान आप फेसबुक और बाकी चीजें ना चेक करें। यू थिंक इट ईट्स अप ऑन आवर टाइम? यस इट डज, इट डज, क्योंकि व्हाट्सएप तो अब काफी हद तक काम में भी यूज हो रहा है। सही। लेकिन इंस्टा हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ये आपकी डिस्ट्रैक्शंस है और इनको आपने बीच काम में यूज नहीं करना। आपका काम भी इफेक्ट होता है डेफिनेटली,
और साथ साथ जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और फिर जो वर्क लाइफ बैलेंस की जो हम बात करें, साथ साथ देखो जब आप वही बात करें घर पे, अब इन्होंने मुझसे रात में अगर फ़ोन लेके वहाँ रखना शुरू किया, बिकॉज कि मैं अगर एक दफ़ा उठ जाती हूँ तो मैं 2-3 घंटे फिर जागती हूँ। तो साइंस कहती है वो जो ब्लू स्क्रीन है आपके जहन को एकदम अटेंटिव कर देती है, फिर दोबारा नींद। लेकिन अब क्योंकि फोन नहीं होता तो मेरी आंख खुलती भी है तो मैं आधे घंटे के बाद सोना वापस सो जाती हूँ। तो और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस तरह कि टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको ये हम लोग कहते तो हैं क्वालिटी टाइम, जैसे बच्चों की भी बात है, अब हमारे पास टाइम कम होता है, हम आधा घंटा दें बच्चों को, 1 घंटा दें दिन में, लेकिन वो 1 घंटा डेडिकेटेडली उनके लिए होना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ हैं वो 10 मिनट के लिए साथ बैठे हैं, या फ्रेंड्स हैं वो 10 मिनट के लिए साथ बैठे हैं, तो वो 10 मिनट के लिए फिर साथ में हो। लेकिन आपको लगता है कि माशरे में तब्दीली आई, यानी हमारे यहाँ जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, प्रीडोमिनेंटली हमारे यहाँ अभी भी ये कहा जाता है कि मैन इज़ द प्राइमरी ब्रेड अर्नर। ख़वातीन अगर काम करती हैं तो एम्बिशन में, शौक में, या फिर उसमें फिर भी अपनी लाइफ को आज मैं देख रही थी सुबह, दिस इज़ एक्चुअली वेरी अबोरेबल कि 149 कंट्रीज़ का एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनाया गया और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कल प्रेजेंट किया है। तो आउट ऑफ 149 कंट्रीज़ हम 148 पे हैं। ये पिछले 8 साल से यही है जी। पहले 145 कंट्रीज थे और नीचे नहीं पहले कंट्रीज भी 145 थे, तो हम 144 पे थे यमन के बाद, और कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा 149 में कुछ और कंट्रीज ऐड हो गए, लेकिन हम अब भी यमन के बाद ही हैं। तो और उसमें भी हम एक ऊपर इसलिए हैं कि उसमें 4 चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से हम एक नंबर ऊपर हैं, क्योंकि हमारी 33% पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, उसमें रिजर्व हो, बाकी सब कुछ हो, हमने वहाँ हमने 150 पे आ रहा था। एब्सोल्युटली। आप समझती हैं रवैयों में तब्दीली आ रही है? आप लोग तमाम लोग, क्योंकि अगर खातून काम करती है तो जो गिले शिकवे हम कर रहे हैं, खवातीन की तो चले किस्मत में, ओवर टाइम वो अपनी नानी को, दादी को, अम्मा को, सबको यही करते हुए देखते हैं कि तुम बर्दाश्त करो, आदमी का काम है, बाहर काम करके आया, वक्त कम भी दे रहा है, तो नानियाँ दादी बताएंगे भाई अब तुम्हारी जरूरियात तो पूरी कर रहा है ना, पैसे तो आ रहे हैं, बच्चों की फीसें टाइम पे जा रही है, देन जस्ट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन क्या आदमी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज मर्द हजरात करने को तैयार हैं कि अच्छा खातून अगर काम करी, जैसे आपने कहा काम तो उसका भी है, लेकिन वहाँ नहीं हौसला आता है, जनरली नहीं होता। आप क्या कहेंगे अलकरीम? वाकई में जनरली बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप कैसी अपने स्पाउस के साथ। सही, ठीक है ना? या अगर जो मैरिड नहीं है तो उनकी अपने पेरेंट्स के साथ या घर वालों के साथ। ठीक है, पेरेंट्स तो बेचारे बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बच्चा थका मांदा आया, बेशक बाहर वो बहुत बड़ा जनरल मैनेजर हो, उसका खाना भी निकाल के रख दिया जाएगा, उसको 15-20 मिनट अकेले भी छोड़ देंगे। यहीं से प्रॉब्लम आती है, हाँ। पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है। सही, ठीक है, अगर पेरेंट्स ने ये ना किया ना, हमेशा से इंडिपेंडेंट बनाया हो अपने बेटे को, या हमारा तो है ना कि लड़का आएगा तो खवातीन ने काम करके देना है। सही। अभी भी मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, हम कमा रहे हैं ना, तो जरूरत क्या है? मतलब किसी खातून में अगर काम करना है तो लोग जरूरत समझते हैं उसको, यानी मजबूरी के तहत निकली। हाँ, मतलब पैसे की क्या जरूरत है, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस। ठीक है, अच्छा ये चीज पेरेंटिंग से आती है। आपके घर में अगर सब आपकी, मतलब मैं अगर काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चों के लिए कोई अनहोनी बात नहीं होगी कि अगर उनकी बीवी काम करती है तो बिल्कुल, तो इसलिए भी माओं को काम करना जरूरी है। अच्छा, हम यहाँ पे अगर सिर्फ डिमोनाइज ना करें मर्द हजरात को, अगर खवातीन के वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए तो हस्बैंड तो चलो फिर भी अंडरस्टैंड करता है, बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, इन लॉज Where do they come in? डॉक्टर वजाहत, इन लॉ अब जी सास पूरा दिन से इंतजार कर रही हैं, शुक्रिया उनका बहुत बहुत कि आपको काम करने की इजाजत दी, अब वापस आए तो जरूर उनके साथ वक्त गुजारे। हाँ। ये हमारे माशरे में एक सोच मौजूद है, ये तब्दील हो रही है, किसी हद तक हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं हो रही। ओके। बल्कि वो ज्यादा रिजेंटेड हो जाती है। अच्छा, उनमें जेलसी फैक्टर्स आ जाते हैं, वो अपनी शिकायतें जो है वो बड़ी कंपोज तरीके से करना शुरू हो जाती है। पहले तो पट इम्पल्सिवली बोल देती थी, अब वो यूं बैठ जाती है। हाँ। सोच के पूरी वीक की, उसमें खवातीन की भी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं उन्हीं से एक्सपेक्ट करता हूँ जो ज़रा बेहतर है, जो ऑर्गेनाइज कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने आप को संभाल रही है, तो मैं उसी से होप करूंगा, ना कि सास के साथ, कि अपने आप को मजीद बेहतर करके इस तरीके का कम्युनिकेशन रखा जाए कि 20-25 मिनट की बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू रहे। अगर वो छोटी छोटी कंप्लेन भी 1-to-1 हो जाएंगी ना,
तो वो फिर पाइल अप नहीं होगा। अच्छा, ये जो लेट सिटिंग्स का हमने शुरू में हवाला दिया, हमने कहा कि बॉस भी उसी को पसंद करता है जो देर रात तक नजर आ रहा हो, दिख रहा हो। घर में भी कुछ इसी तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। अगर कोई देवरानी जेठानी साथ है और उनमें से एक काम करती है, एक होम मेकर है, तो हमेशा ये कंपैरिजन चलता रहता है कि देखो वो ज्यादा अच्छी बहू है क्योंकि वो वक्त ज्यादा दे रही है काम को। ये रिश्तेदारों में भी है, हाँ वो रिश्तेदारों में भी जा रही है, मेरे साथ सुख दुख की, उसको पता है कि मुझे सुबह अदरक वाली चाय चाहिए। इससे हम कैसे निकलेंगे, निकलना भी चाहते हैं या नहीं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत ही मजेदार गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है। कुछ चीजें हम आपसे ऑनर शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम आप अगली दफा के लिए रिकॉर्ड कर ले, इसको वायरल करेंगे फिर बाद में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई जो एक्सपेक्टेशंस, अगर खातून भी काम करती है, कहीं से उसको एक समझदार अच्छा सुलझा हुआ हस्बैंड मिल जाए अलकरीम जैसा, और वो कहे कि जी मैं सारी आपकी मदद करने को तैयार हूँ, आपके सारे बोझ अपने साथ उठाऊंगा, दुनिया बड़े ताने मारती है कि भाई उसमें आपने फेस किया है। बहुत भाई, मुझे तो अक्सर ही कहा जाता था कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके तो मियाँ है ना, बच्चे को भी देख लेते हैं, वो तो खाना भी बना लेते हैं, वो तो ये भी कर लेते हैं। 16 घंटे काम करती हैं तो कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, आपके लिए मुश्किल नहीं है। काम तो एक अलग चीज है, उनको इस बात पे एतराज था, कई तो बोलते भी हैं कि भाई आप लोगों से हम नहीं मिलाएंगे अपनी बीवियों को। अच्छा, क्योंकि बाद में जो है ना हमें ताने मारती हैं कि अलकरीम, कि मेरे फ्रेंड्स घर पे आए, आप वो काम शुरू कर देना अलकरीम, आपके पास कोई खातून लेके इनके भी जरा सर पे हाथ फेर दें, इनको भी थोड़ी अक्ल आ जाए। नहीं, एक दफा तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन हुआ कि मेरे दो फ्रेंड्स बैठे हुए थे, गौरी और अजीज आए हुए थे, वो घर पे बैठे हुए थे, तो वो अलकरीम थोड़ी देर के बाद चाय बना के ले आए, तो दे वर लाइक कि आपको अलकरीम चाय बना के लेके आए। मैं कहा जब उनके फ्रेंड्स आते हैं तो मैं चाय बना के लेके आती हूँ, अरे मेरे फ्रेंड्स आ गए तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा, बड़ा मायूब समझा जाता है इसको, हम वाकई कहें डॉक्टर वजाहत, एक तो ये मायूब समझा जाता है, लेकिन दूसरा हमको भी शहीद बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, और यहाँ मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ कि यू आर ब्लीडिंग, आपके पास टाइम नहीं है। हम अक्सर, मैं ये मर्द हज़रात के बारे में कह रही हूँ, अच्छा भला फिट स्मार्ट स्पोर्टी बंदा कॉलेज से ग्रेजुएट करता है, बैंक में नौकरी करता है, 3 साल में उसके बाल खत्म हो जाते हैं, उसकी तोन निकल आती है, वो ओवरवेट हो जाता है। ये हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे, क्यों ज्यादती करते हैं हम अपने साथ इतनी? मैंने कहा था कि यहाँ पे डायरेक्शंस अभी तक पता नहीं है लोगों को, कि जितना ज्यादा आप अपने जिस्म को एनर्जाइज होके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं, उतने ही जल्दी आप वो काम करके बाहर निकल आते हैं। हम लोग वो चीज देखते हैं जो फोर हेड पे, हम हाइंड हेड की चीज नहीं देखते जो हमें पहले से अपने को फ्यूल अप करनी पड़ती है। मैं कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लेक्चर देने जाता हूँ जहाँ पे लोग मेरे सामने बैठे हुए होते हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं, नए एम्प्लॉयज भी हैं, उनको लगता है जोश और वलवले से हिट होना है हमने। अच्छा, हमने बहुत ज्यादा टाइम देने से हिट हो जाना है, हमने अमीर होना है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की चौखट पे बैठ जाना है। ओहो, ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट का जो वर्ड है उनको पता ही नहीं कि डिटैचमेंट क्या चीज होती है। जब हम उनको बात करते हैं, फिर लेट कमर्स है, ठीक है, जो लेट आएगा वो लेट जाएगा। उन लोग को, आपको पता है मजे की बात, थोड़ा सा बाहर जाके बात बताऊं, कि जो लेट आता है ना वो बड़ा बदनाम होता है जितना अच्छा काम कर ले। सही, ठीक है, वो कभी भी अच्छा नाम नहीं कमा सकता। टाइम पे आके आप कम काम करके भी निकल जाए तो आप इतनी बुराई नहीं आती। सही, ये एक टोटका है। वो लोग कहते हैं कि वक्त की कदर कर रहा है, एटलीस्ट ही इज चेकिंग इन ऑन द राइट टाइम। मुझे याद है जब मैं नया डॉक्टर बना तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, तो जब मैं वहां जाता हूँ कहता था 15 मिनट फिर लेट। अब मैं पूरा दिन गिल्ट में रहता था। अब उसकी वजह से मैं एफर्ट करता रहता था कि मेरा बॉस मुझसे खुश रहे कि मैं लेट था। टाइम मैनेज करना शुरू हुआ तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। सही बात ये है कि हेल्थ, यानी प्रेजेंटेशन बनी हो ना बनी हो, आप 9 बजे पहुंच जाएं तो आप अच्छे हैं, चाहे वहीं पे बना ही लेगा जो टाइम पे जाएगा। लेकिन फिर आप 8 बजे तक बैठेंगे भी तो सही ना, ये भी तो एक मसला है। नहीं, ऐसा बहुत कम है। मतलब आप, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। मतलब मैं अपने बॉस को एक तरीके से सिखा सकता हूँ। अगर मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं बड़ा असर्टिवली उसको कह सकता हूँ कि देखिए मैं टाइम पे आके सब कर रहा हूँ, दिस इज माय टाइम। एक्चुअली परफॉर्मेंस आपकी बता सकती है। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी कि आपको ये लग्जरीज शायद सीनियर होने के बाद मिलती हैं। जब आप जूनियर्स हैं तब तो आप समझे कि आपकी रैगिंग कॉलेज में खत्म नहीं हो गई थी, आपकी यहाँ तक रैगिंग अभी चलेगी, आपको अच्छी तरह रगड़ के चमकाएंगे। वो जरूरी है, सही, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लर्निंग, क्योंकि बेस है ना, बेस स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। लेकिन मुझे बताएं, आप लोग सब लोग माशाल्लाह वेल अकम्प्लिश्ड एम्बिशियस लोग हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हम कभी कभार अपनी ज़रूरत, अपनी बिसात से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं? यानी अगर आपको लगे कि ठीक है, जैसे अभी बात हो रही थी कि प्रमोशन है, मुझे काम करने का शौक है, ये काम मेरा पैशन भी है, लेकिन ह्यूमनली जितना काम पॉसिबल है उससे ज़्यादा हम लेने की कोशिश क्यों करते हैं?
मैं आपको एक बात बताऊँ, उस तरह हम उससे ज्यादा लेने की कोशिश नहीं करते। मुझे ये लगता है कि हम उसको भी नहीं कर पाते सही से। सही, हम लोग को जितना काम मिलता है ना, हम उसको भी नहीं कर पाते सही से। काम लेना तो एक नेक्स्ट स्टेप की आप बात कर रही है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको काम दिया और वो इतना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इतना अपनी लाइफ में शुगल में रहते हैं कि उस काम को वो इतना बना लेते हैं खुद ब खुद। हाँ। और उनको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में कोई फर्क महसूस नहीं होता। सही, कि क्या चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट थी, क्या चीज आज करनी है। हम इतना ज्यादा पाइलअप हो जाते हैं, फिर हम लोग इतना परेशान एम्बुलेंस की तरह घूम रहे होते हैं, फिर हमें दूसरा भी कहता है यार ये बड़ा परेशान आदमी है। यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नहीं, मैनेजमेंट बाय क्राइसिस हो रही होती है। आप फायर फाइटिंग में ही लगे रहते हैं। आपको जो चीजें पहले सोचनी थी, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू मैनेज योर टाइम बेटर, आपको अपने डिसीजंस, अपने फैसले काम से रिलेटेड खुद लेने पड़ेंगे। अब आप एक काम करके बैठे हैं, फलाने बॉस ने आके पहले उसको अप्रूवल देनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा भाई प्लान योर वर्क प्लान अकॉर्डिंगली, फिर आए। लेकिन ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। हाँ। अलकरीम, ऐसे आप समझते हैं कि जो हमारी लोकल फर्म्स हैं, अभी चले मल्टीनेशनल्स के तो स्टैंडर्ड सेट हुए होते हैं, लोकल फर्म्स में जहां बेचारा सेठ बहुत बदनाम है कि सेठ साहब का आज मूड हुआ, उन्होंने ये काम दे दिया है, फलाना टाइम तक सब बैठेंगे, आपको लगता है कि कल्चर चेंज हो रहा है या स्लोली इवॉल्व हो रहा है? इवॉल्व डेफिनेटली हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज अब सेठ को भी समझ में आ रहा है कि मेरे पास इतने जो पहले लोग थे, जो एक लॉयल्टी की बात होती थी थ्रू एसोसिएशन, कि भाई मेरे पास 20 साल से ये एक इंडिविजुअल काम कर रहा है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो 4-6 महीने में छोड़ के चली जाती है। बिल्कुल। तो अब उससे वो सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं है, क्योंकि अब जो लोग छोड़ के जाते हैं वो साफ साफ कह देते हैं। और स्पेशली जो यंगर जनरेशन जो है, जो अभी ग्रेजुएट होके आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट्स दे आर बेसिकली अ नो नॉनसेंस टाइप। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन उनसे काम लेना आसान है, मुश्किल है? उनके लिए पाकिस्तानी वर्क कल्चर को कैसे इवॉल्व करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव हों? देखिए, सारी बात एक्सपेक्टेशंस की है। सही, राइट। तो अगर जो है, जो भी सेठ है या जो उसका एम्प्लॉय है, उन दोनों के बीच में अगर क्लैरिटी है कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं उसको किस तरह से लेके चलूं, ठीक है, तो उस पर अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर सेठ को भी कंफर्ट जोन आ जाता है। और वही जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ अरसे के बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल सेठ में आ जाता है। अच्छा, यहाँ हमने घर वालों की बात की, बॉस की बात की, एम्प्लॉय की खुद की प्रायोरिटीज की बात की कि भाई अगर आपकी सेहत स्ट्रेस ले लेके आपका डेल डॉल आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डिटीरिएटिंग, देन इट्स टाइम टू चेंज, क्योंकि आपका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है। लेकिन उस्मा, यहाँ पे बच्चों की भी बात करना चाहेंगे, बिकॉज बच्चे रिवायती तौर पे समझा जाता था कि माँ की जिम्मेदारी है, लेकिन अब फादर्स आर ऑल्सो मोर हैंड्स ऑन। तो बच्चा कितना सफ़र करता है अगर आप लेट नाइट सिटिंग्स कर रहे हैं एंड यू आर नॉट देयर, वो फादर फिगर का गैर मौजूद होना, एक हेलीकॉप्टर फादर होना, ये बच्चों को कैसे इफेक्ट करता है? बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बच्चों की लाइफ में फादर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनकी डेवलपमेंट में, उनके कॉन्फिडेंस, और खासतौर से लड़कियों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उनको होता है कि क्योंकि अब बाकी फादर्स आते हैं, स्कूल भी आते हैं, और किसी के फादर नहीं आ रहे हैं तब उन्हें फील होता है, ठीक है, या किसी की सबकी मदर्स आती हैं, तो वो चीज है कि अब वो पेरेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये नहीं है कि जी मदर है, अम्मी है या अब्बू है, को-पेरेंटिंग टीम वर्क है जिसको साथ लेकर चलना है। और आई थिंक जो मैंने पहले कही थी कि क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है। और क्वालिटी टाइम क्या है? हम बच्चों को पूरा पूरा दिन नहीं दे सकते अब, ठीक है, हाँ हम स्काइप से कनेक्टेड रहते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहते हैं कि काम हो गया है, चेक तो रखते हैं। आप उनको अगर आधा घंटा भी दिन में दे रहे हैं ना, तो डेडिकेटेडली उनके लिए हो और उनसे कम्युनिकेशन रहे आपकी कि जी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं और बच्चे सब समझ रहे होते हैं। एक बड़ा ट्रिकी सा एक एरिया है, लेकिन उस पर जरूर बात करना चाहेंगे कि देखें, एक नॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, हमारे यहाँ फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, जब आप लेट नाइट सिटिंग्स कर रहे होते हैं तो आपके ऑफिस में आपका इकोसिस्टम बन जाता है, जिस पे डॉक्टर वजाहत ने भी इशारा किया कि वहाँ पे वो जो लाइंस हैं वो थोड़ी ब्लरी हो जाती हैं। समटाइम्स यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन पीपल इमोशनली, और ये आपकी मैरिज, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इस पे किस तरह, हाउ डू यू हैंडल दैट? आपको इस मामलों में बड़ी क्लियर लाइंस खींचनी पड़ती है। बहुत आसान होता है ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस बनाना, सही, किसी के साथ इंटीमेट कर जाना या किसी सबऑर्डिनेट के साथ दोस्ती कर लेना सबसे आसान है। सही। एक बॉस के लिए किसी नीडी लड़की के साथ दोस्ती कर लेना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको अपने आप के साथ कुछ अहद पैमा करने पड़ते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप हेड में CEO हो। ज़ाती तौर पे वर्किंग रिलेशनशिप से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये
ये मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, ये आगे जाके मसले ही बनते हैं। आपको पता है और एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी, आई थिंक उसमें आपकी नजर से भी गुजरी होगी, एक फेसबुक ग्रुप पे एक खातून ने अपना किस्सा शेयर किया एंड आई वाज सो अमेज्ड। उन्होंने कहा कि जी मेरी उम्र कोई 25-26 साल की है और मैं एक कॉलेज में टीच करती हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ। एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि हम 4-5 बजे अपनी मीटिंग से फारिग हुए, जिस वैन ने मुझे पिकअप करना था वो ना पहुँच सकी। तो मेरे एक कॉलीग हैं, मुझसे एज में काफ़ी बड़े थे, 40-45 ईयर्स उनकी उम्र थी। उन्होंने ऑफ़र किया कि आपके पास क्योंकि कन्वेंस नहीं है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। कहती मुझे इतनी हैरत हुई कि जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला बैठने के लिए तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली बट फर्मली ये कहा कि मेरी आगे वाली सीट अगर आप माइंड ना करें तो आप इस पे ना बैठें, ये मेरी बीवी की सीट है, आप पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए और मैं आपको ड्रॉप करूंगी। टू हैव दैट क्लैरिटी, टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, वरना बड़ा आसान है जी इस लाइन को ब्लर करना, साम काम करते हैं, कोलीग्स हैं, लेकिन उस मोमेंट में भी अपने लाइफ पार्टनर अपनी वाइफ को इज्जत देना, आई थिंक दैट इज रिमार्केबल। इसमें उसकी भी तो आप इज्जत दे रहे हो जो आपके साथ काम करती है। एग्जैक्टली, कि कल को उस पर भी कोई बात ना आए, कोई देखे, यही चीज चाहिए। इस तरह हमें देखो, हम तरक्की क्यों नहीं करते, हम क्यों रोते रहते, किराए बेबी बने बैठे, तरक्की नहीं कर पा रहे, ये वो, हम खुद बीच में 2 नंबरिया कर रहे होते। बिल्कुल, और ये किसी भी चीज को रीजन बना लेना, एक्सक्यूज बना लेना बहुत आसान है। सबसे इजी शॉक एब्जॉर्बर्स है हम। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे से कुछ अच्छा चाहते हैं और अच्छा देते नहीं है, और अपने राइट्स पता है, दूसरे के नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत उस्मान अल करीम फॉर बीइंग हियर विद अस। अभी तो हम जज्बाती हुए थे, अभी तो वार्म अप ही हुआ था, लेकिन इसमें जरूर बात करेंगे जनवरी में दोबारा भी। लेकिन इंशाल्लाह ताला दिस आई होप वाज एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ यू। ये आपने बाउंड्रीज, अपने रूल्स खुद बनाने होते हैं अपने लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए। इसके साथ मुझे सिद्रा को इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।